बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, मेरी आज की इस वीडियो का टाइटल है मेरी वफ़ात के बाद। मौसम सरमा की एक इंतहाई ठठरती शाम थी जब मेरी वफ़ात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की मगर मैं खिलाफ़े मामूल खामोश रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठा कर रकूम की तफसील बताने लगा, जो मैंने वसूल करना थी और जो दूसरों को अदा करना थी। फिर सूरज गरूब हो गया। तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई। उसकी गैरहाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें ली और मेरी जिंदगी का सूरज गरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूं। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए उस पर सख्ता तारी हुआ, फिर धाड़े मारकर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई। कराची से छोटी बेटी और उसका मियां सुबह की पहली फ्लाइट से पहुंच गए। तीनों बेटे बैरून मुल्क थे। वो जल्द से जल्द भी आते तो 2 दिन लग जाने थे। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफी, सिविल सर्वेंट, सब की नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गांव से भी तकरीबन सभी लोग आ गए थे। ननियाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे। लाहद में मेरे ऊपर जो सिलें रखी गई थी, मट्टी उनसे गुजर कर अंदर आ गई थी। बाएं पांव का अंगूठा जो आर्थराइटिस का शिकार था, मट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवालों जवाब का सेशन हुआ। यह कैफियत खत्म हुई। महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस बीत चुके हैं, तुम्हें फौत हुए। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसा के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहां दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल जिंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और हां कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आंख खुली तो मैं अपनी गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा, घर से बाहर खड़े थे। इतने ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। ख्वाजा साहिब बेगम के साथ वाक करने निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठिठक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफात से चंद हफ्ते पहले ताजा मॉडल की खरीदी थी। धचका सा लगा। गाड़ी कहां हो सकती है? बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियां थी, तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी? दरवाजा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या किताबें थी, ना अलमारियां, राइटिंग टेबल, इसके साथ वाली महंगी कुर्सी। आला मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थी और अलमारियों के ऊपर सजा कर रखी हुई थी, बेशुमार फोटो एल्बम, कुछ भी तो वहां ना था। मुझे फारसी की कीमती ईरान से छपी हुई किताबें याद आईं। दादा जान के छोड़े हुए कीमती कलमी नुस्खे, गुलस्तान सादी का नादर नुस्खा जो सोने के पानी से लिखा हुआ था और धूप और छांव में अलग अलग रंग की लिखाई दिखाता था। दादा जान और वालिद साहब की जाती डायरियां सब गायब थीं। कमरा यूं लगता था गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। सामने वाली पूरी दीवार पर जो तस्वीर 15,000 रुपए से लगवाई थी, वो जगह जगह से फट चुकी थी। मैं पजमुर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बलाई मंजिल का ये वसी और इस लाउंज बाईं बाईं कर रहा था। ये क्या? अचानक मुझे याद आया कि मैंने चकवाल से रंगीन पायों वाले सूत से बने हुए 4 पलंग मंगवा कर इस लाउंज में रखे थे। शायर बिरादरी को ये बहुत पसंद आए थे। वो गायब थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। बीवी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने उसे देखा। 5 बरसों में इतनी तब्दील हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे पूछूं कि घुटनों के दर्द का क्या हाल है। एड़ियों में भी दर्द महसूस होता था। दवाएं बाकायदगी से मुयस्सर आ रही थी या नहीं? मैं इसके लिए बाकायदगी से फल लाता था। न जाने बच्चे क्या सलूक कर रहे हैं, मगर मैं बोल सकता था, न वो मुझे देख सकती थी। इतने में फोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर बातें करती रही। जो इस तवील गुफ्तगू से मैं समझा ये था कि बच्चे इस मकान को फरोख्त करना चाहते थे। माँ ने मुखालफत की कि वो कहाँ रहेगी। बच्चे बजिद थे कि हमारे पास रहेंगे। मेरी बीवी को मेरी ये नसीहत याद थी कि डेरा अपना ही अच्छा होता है, मगर वो बच्चों की जिद के सामने हथियार डाल रही थी। गाड़ी का मालूम हुआ कि बेची जा चुकी थी। बीवी ने खुद ही बेचने के लिए कहा था कि उसे एक छोटी आल्टो ही काफी थी।
इतने में मुलाजिम लाउंज में दाखिल हुआ। यह नौजवान अब उधेड़ उम्र लग रहा था। मैं उसका लिबास देखकर ठिठक गया। उसने मेरी कीमती ब्रांडेड कमीज जो हांगकांग से खरीदी थी पहनी हुई थी। नीचे वो पतलून थी जिसका फैब्रिक मैंने इटली से खरीदा था। अच्छा तो मेरे बेशबा मलबूसात मुलाजमों में तकसीम हो चुके थे। मैं 1 साल लोगों की निगाहों से गायब रहकर सबको देखता रहा। एक एक बेटे बेटी के घर जाकर इनकी बातें सुनी। कभी कभार ही अब्बा मरहूम का यानी मेरा जिक्र आता, वो भी सरसरी सा। हाँ, ज़ैनब मेरी नवासी अक्सर नाना अब्बू का जिक्र करती। एक दिन माँ से कह रही थी, अम्मा ये बांस की मेज कुर्सी नाना अब्बू लाए थे ना, जब मैं छोटी सी थी, उसे फेंकना नहीं। माँ ने जवाब में कहा, जल्दी से कपड़े बदल कर खाना खाओ, फिर मुझे मेरी सहेली के घर ड्रॉप कर देना। मैं शायरों अदीबों की इज्तिमात और नशिस्तों में गया, कहीं अपना जिक्र ना सुना। वो जो बात बात पर मुझे जदीद गजल का ट्रेंड सेटर कहा करते थे, जैसे भूल ही तो चुके थे। अब इनके मुलाजमों ने मेरी किताबें भी अलमारी से हटा दी थी। एक चक्कर मैंने कब्रिस्तान का लगाया। मेरी कब्र का बुरा हाल था, घास उगी हुई थी, कतबा परिंदों की बीटों से अटा था। साथ वाली कब्रों की हालत भी ज्यादा बेहतर ना थी। 1 साल के जायजे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी मौत से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था, जर्रा भर भी नहीं। बीवी याद कर लेती थी, ताहम बच्चे पोते नवासे पोतियां सब मुझे भूल चुके थे। अदबी हलकों के लिए मैं तारीख का हिस्सा बन चुका था। जिन बड़े बड़े महकमों और इदारों का मैं सरबराह रहा था, वहां नामों वाले पुराने बोर्ड हट चुके थे। दुनिया रवां दवां थी, कहीं भी मेरी जरूरत ना थी, घर में न बाहर। फिर तहजीबी, मुआशरती और इक्तसादी तब्दीलियां तेजी से आ रही थी और आए जा रही थी। हवाई जहाजों की रफ्तार 4 गुना बढ़ चुकी थी। दुनिया का सारा निजाम सिमट कर मोबाइल फोन के अंदर आ चुका था। मैं इन जदीद तरीन मोबाइलों का इस्तेमाल ही न जानता था। फर्ज कीजिए मैं फरिश्तों से इल्तमास करके दोबारा दुनिया में नॉर्मल जिंदगी गुजारने आ भी जाता तो कहीं भी वेलकम ना कहा जाता। बच्चे परेशान हो जाते, इनकी जिंदगियों के अपने मंसूबे और प्रोग्राम थे जिनमें मेरी गुंजाइश कहीं ना थी। हो सकता था कि बीवी भी कह दे कि तुमने वापस आकर मेरे मसाइल में इजाफा कर दिया है। मकान बिक चुका, मैं तनहा तो किसी बच्चे के पास रह लेती। 2 को अब वो कहां संभालते फिरेंगे। दोस्त थोड़े बहुत बाकी बचे थे, वो भी अब बीमार और चल चलाओ के मराहल तय कर रहे थे। मैं वापस आता तो दुनिया में मुकम्मल तौर पर अनफिट होता। नए लिबास में पैवंद की तरह, जदीद बस्ती में पुराने मकबरे की तरह। मैंने फरिश्ते से राब्ता किया और अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दी, मैं वापस कब्र में जाना चाहता हूं। फरिश्ता मुस्कुराया। उसकी बात बहुत मुख्तसर और जामे थी। हर इंसान यही समझता है कि उसके बाद जो खिला पैदा हो गया वो कभी भरा नहीं जा सकेगा, मगर वो ये नहीं जानता कि खिला तो कभी पैदा ही नहीं होता। हमारे सभी के दिमागों में यही सोच है कि ये घर, ये कारोबार, ये नौकरी, ये दुनिया की, घर की, बच्चों की जरूरतें और सारे कामकाज मेरी वजह से ही जारी हैं। अगर मैं न रहा तो दुनिया की गर्दिश रुक जाएगी। सिर्फ एक पल को सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया तो हमसे पहले जाने वालों के बगैर भी चल रही है और हमारे जाने के बाद भी यूं ही चलती रहेगी। एक ख्याल है, शराब है, वहम है, गुमा है और बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सलामत और आबाद रहिए। अस्सलामु अलैकुम।